सिक्स्थ चैप्टर 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री, बुक नेम इज आर पास्ट वन। हमारा आज के चैप्टर का नेम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। आज आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे और एक परसेप्शन डेवलप होगा कि कैसे हम बीसी से एडी में एंटर हुए हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसकी वजह से बहुत रैपिडली नए नए किंग्स नए नए एरियाज में इंट्रूड करेंगे। नई ट्राइब्स सेंट्रल एशिया से एंटर करेंगी, वो सेटल होंगी भारत में, और इंडिया के डायनामिक्स पूरी तरह से नॉर्थ से साउथ तक चेंज हो जाएंगे इस पीरियड में, क्योंकि एक बड़ी किंगडम के हिलने का टाइम आ चुका है, इसलिए सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम किंग्स एंड एम्पायर्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ध्यान से अब चीजों को सुनिए, समझिए। देखिए, आप सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में, एक मिनट होल्ड करना, एम्पायर्स एंड किंगडम्स की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट, ध्यान से समझिए। अब आपके सामने इंडिया बनाते हैं और आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। ये समझ लीजिए नॉर्थ है और ये समझ लीजिए, ठीक है जी, क्लियर है जी। अब कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि ये जो रीजन है उस टाइम पर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ये कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर के अंडर है और यहाँ पर पूरी तरह से मौर्यन रूल कर रहे हैं। मौर्यंस ने कुछ चेंजेस इंड्यूस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। वो क्या था? मौर्यन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बिलीव करते थे और हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी। मतलब ये है कि इन्होंने हेरिडिटरी ऑफिसर्स का सिस्टम नहीं चलाया था। मतलब ऐसा नहीं था कि लोकल लेवल से आप पर्सन जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लोग हैं, आप उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर दो और फिर उनकी फैमिली, फिर फैमिली आगे आगे रूल करते चले जाए। मौर्यंस में प्रॉपर ऑफिसर रिक्रूट होते थे। ऐसा भी पाया है रोमिला थापर ने कि शायद उस टाइम पे एक आईएएस लेवल का एग्जाम था जिसे उपाध्याय परीक्षण कहते थे, और उपाध्याय परीक्षण से इतनी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी का जन्म हुआ था। तो प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर अपॉइंट होते थे और अदर ऑफिसर्स अपॉइंट होकर के आकर के पूरा काम करते थे। कस्टम, कल्चर, मैनर लोकल रहने देते थे। ये बात समझ आई? लेकिन ब्यूरोक्रेसी हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, इसलिए जैसे ही सेंटर में रूलर वीक हुआ तो इतना प्रगाढ़ साम्राज्य अशोक के जाने के 50 साल के बाद ही धराशायी हो गया, वरना ये कभी गिर नहीं सकता था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत सेंट्रलाइज थी और सेंटर में रूलर वीक हुआ, सब धड़ धड़ करके गिर गया। तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम उन्होंने दिया, एक स्टैंडिंग आर्मी रखी। ऐसा कहता है स्ट्रैबो कि 6 लाख की आर्मी लेके पूरे भारत को रौंद डाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 6 लाख की आर्मी रखना कोई मामूली बात नहीं है। हर तरह की सेना थी उसके पास उस टाइम। स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रांग था उसके पास, मीडिया नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था उसके पास, मॉरल पुलिसिंग और ऐसी चीजें भी हुआ करती थी जो लोगों को व्यवहार करना सिखाते थे। रिलीजियस ऑफिसर्स तक अशोक ने अपॉइंट किए हैं। तो ये सारा कुछ था। ये है मौर्यन किंगडम। आप इसका स्पैन रख लीजिए। आज से अगर हम कहें तो 2300 ईयर से लेकर के आज से 2200 ईयर्स पहले तक के मिड में, इतने में ये खत्म हो जाता है। ज्यादा समय तक ये चल नहीं पाया। ऐसा मान लीजिए एग्जैक्ट डेट 323 बीसी से लेकर के ये चला है 185 बीसी तक। ये मौर्यन किंगडम है, मौर्यन एम्पायर है। आई बात समझ में? लेकिन इसी समय में मैंने आपको बताया साउथ में ये जो केरल का इलाका है, यहाँ पर है कुछ चीफ, चेरा, ठीक है, और इसके अलावा ये जो तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पे कोस्टल एरिया पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं चोला और इनलैंड एरिया पे कंट्रोल करके बैठे हैं पांड्या। तो चेर, चोल, पांड्या भी है, लेकिन ये अभी उस लेवल पे किंग्स नहीं बने, ये चीफटेंस के तौर पे काम कर रहे हैं और इनका एक ट्रिब्यूट सिस्टम रहता था मौर्यंस के साथ। ठीक है जी, क्लियर है बात? इस तरह से भारत चलता रहा उस समय। जब भारत इस तरह के काम कर रहा था यहाँ पर, तो उस समय में कुछ और भी हो रहा था। वो क्या हो रहा था? इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आइए, यहाँ पर यहाँ पर आपको हिंदू कुश माउंटेन्स दिखेंगे, हिंदू कुश पर्वत। ऐसा कहते हैं कभी हिंदुओं को यहाँ पे कुश कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, इसके आगे इंडियंस की रीच नहीं मानी जाती। ये हिंदू कुश पर्वत को क्यों मैंने बताया? अब इससे भी वेस्ट आइए, यहाँ पर
यही वो पीरियड है जिस टाइम पर धीरे 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 रोमन एम्पायर भी एक्सपैंड होके ईस्टवर्ड आ रहा है ना, रोमन एम्पायर भी ईस्टवर्ड आ रहा है। क्लियर है जी? यहां पर बात को रोक दीजिए, अब ध्यान से सुनिए कुछ कहानी पीछे से। आप सभी को पता है किसी जमाने में पूरी दुनिया जीतने के नाम पर अशोक निकला था, अलेक्जेंडर निकला था ग्रीस के मैसेडोनिया से, और वो ईस्टवर्ड आता ही गया, भारत तक आ गया, और भारत में आने के बाद रुका वो ब्यास नदी। ब्यास नदी ने उसे रोक दिया। लेकिन जब हम ब्यास नदी की रोकने की बात करते हैं, मतलब इतने रीजन में तो फिर वो इन्फ्लुएंस कर गया ना, और यहाँ पे वो टिक गया। तो यहाँ पर वो उस समय में अपने छत्रपों को बैठा के चला गया। किनको बिठा के चला गया? छत्रपास। ठीक है जी। फिर वो वापस चला गया, और जब वो वापस गया तो वो बेबीलोनिया में खत्म हो गया, इराक बेबीलोनिया में खत्म हो गया। अब ये जो एरिया है यहाँ पर उसके छत्रपास बैठे हुए हैं। 322 को वो वापस गया है, उसी समय यहाँ मगध की गद्दी पर बैठा है चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है जी? अब चंद्रगुप्त मौर्य अपना एम्पायर प्रॉपर एक्सपैंड कर रहा है। ऐसे में ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कन्फ्रंटेशन होना तो बनता है ना। तो अब सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने आएगा सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने जब यहाँ पर फाइट की तो इनका फाइट एक्चुअली में दो टीचर्स के बीच में थी। एक था एक यंग टीचर जो जस्ट बैचलर था तक्षशिला से, द चाणक्य, और एक था पूरे ग्रीक समाज का, यूनान साम्राज्य का प्रिंसिपल टीचर अरस्तु। इन दोनों के बीच में युद्ध था एक तरह से। तो वो एक तरह से सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में ये था, दो गुरुओं का अस्तित्व टकराना था। और उस दिन जब सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, उसी दिन से पूरे वेस्टर्न सोसाइटी को पता लग गया था कि इंडियन गुरु सिस्टम क्या होता है। यही रीजन है कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जब टीबी मैकॉले भारत आया, उसने एक ही बात कही है कि भारत को खत्म करना है, गुरुशिप को खत्म करो, गुरु सिस्टम। इसलिए उसने भारत में आने के बाद एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से मोल्ड करके हमेशा के लिए गुरु हटा के शिक्षक बैठा दिया, टीचर बैठा दिया, और गुरु शिष्य सिस्टम, इंडिया का गुरु शिष्य परंपरा खत्म कर दी। उसके बाद इंडिया ने कभी महान लीडर्स और इस तरह की चीजें देनी बंद कर दी, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के इस रीजन में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की वॉर हुई, सेल्यूकस निकेटर हारा। उसने ये जो इलाके हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए दहेज में, साथ में अपनी बेटी की शादी भी कर दी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। तो हम ये मान लें कि ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गए। लेकिन आपको ये मानना होगा कि जब सेल्यूकस वापस जा रहा है, रिट्रीट हो रहा है, तो बहुत सारे ग्रीक्स यहाँ पर रुके हुए हैं ना अभी भी। तो ये हिंदू कुश पर्वत के नीचे का इलाका सारा, यहाँ पर आपको इनके चले जाने के बाद धीरे 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 ग्रेजुअली एक किंगडम्स जन्म लेती हुई नजर आएंगी, जिनको हम कहेंगे ग्रीको बैक्ट्रियन किंग्स, ग्रीको बैक्ट्रियंस रूलर। ठीक है जी। तो बैक्ट्रियन रूलर्स, ये बैक्ट्रिया का इलाका है, ग्रीको बैक्ट्रियन रूलर्स जन्म ले गए जी। चलिए इस चीज को अब ध्यान से आगे कंटिन्यू करते हैं। मौर्य साम्राज्य फ्लरिश हो रहा था। 185 में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन रूलर को खत्म किया और किस चीज की स्थापना की? शुंग डायनेस्टी स्थापित की। अब ये शुंग डायनेस्टी का जिक्र जब भी आएगा तो आप एक बात याद रखेंगे हमेशा, नॉर्थ इंडिया में स्थापित की, और दूसरा सम एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये किसकी डायनेस्टी है? शुंग डायनेस्टी। इसने किसको रिप्लेस किया? मौर्यस। तो मौर्यस को खत्म कर दिया शुंगों ने, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्लियर है जी? और इसी को हम कहते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड भी। ठीक है, 185-190 बीसी का टाइम है ना, लेकिन इसी टाइम पे मौर्यंस स्ट्रॉन्ग थे, थर थर कांपती थी उनसे दुनिया। ये ग्रीको बैक्ट्रियन रूलर्स को कभी हिलने का टाइम नहीं दिया मौर्यंस ने। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को तो अमित्रोचेटस भी कहते थे, मतलब वो नरसंहारी था, बस मार देता था सबको। और अशोक ने कभी इनको इधर नहीं आने दिया ईस्टवर्ड। लेकिन जैसे ही मौर्य रिप्लेस हुए, शुंग फोर फ्रंट पे आए, ये ग्रीको बैक्ट्रियन ग्रीक्स को मूव करने का मौका मिला। और चूंकि ये पर्टिकुलर हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन, यहाँ पर सिकंदर के समय से ही ग्रीक से सेटल हो चुके हैं, उनकी इंडियंस के साथ मैरिजेस हो चुकी हैं, उनके आगे बच्चे पैदा हो चुके हैं। एक यूनिक ही कल्चर यहाँ के सब्जेक्ट्स,
यहाँ के लोगों का यूनिक कल्चर है, ना वो इंडियन रहे ना वो ग्रीक रहे, अब वो अजीब से ग्रीको इंडियन हो गए हैं, और ये पर्सन्स हैं ग्रीको इंडियंस, इनको हम कहेंगे ग्रीको इंडियंस, ग्रीको इंडियंस, ठीक है जी। और इन्हीं को आगे जाकर के हम ग्रीक, इंडो ग्रीक्स कहेंगे, इंडो ग्रीक्स। अब ये इंडो ग्रीक्स क्या है, ये जो ग्रीक बैक्ट्रियन रूलर्स हैं, इनके बीच में बहुत क्लैशेस रहते थे, ये आपस में बहुत सिविल वॉर्स रूल के लिए, एक जर्नैल का बेटा दूसरे जर्नैल का बेटा दोनों फार कर रहे हैं कि मैं बनूंगा, इनमें से एक ब्रांच टूटती है और भारत के इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे आकर के कंट्रोल करती है, ये है इंडो ग्रीक रूलर्स। ये ग्रीको बैक्ट्रियन रूलर से अलग हैं, इनके डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर की वजह से, क्योंकि जिन पर ये कंट्रोल कर रहे थे वो कौन थे लोग, इंडो ग्रीक, तो इन रूलर्स को हमने क्या नाम दिया, इंडो ग्रीक्स। तो ये इंडो ग्रीक्स रूलर भारत में कब शुरू पाए जाते हैं, 190 बीसी से। 190 बीसी से कौन आ गए भारत में, नॉर्थ वेस्टर्न सम एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सम एरियाज ऑफ द वेस्ट, इन रीजन्स पे कौन स्थापित हो रखे हैं, इंडो ग्रीक्स। क्लियर है जी कहानी। लेकिन अंदर कौन चल रहा है, पुष्यमित्र शुंग, अभी शुंग रूल कर रहा है, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन गया हाथ से, यहाँ पे कौन है, इंडो ग्रीक्स। तब से लेके आज दिन तक आप कश्मीरियों का मुंह देख लीजिए, गाल हड्डी, गाल की यहाँ से आंख के नीचे वाली हड्डी बाहर, आंखें अंदर दसी हुई, माथा बाहर, आईब्रोज और दाढ़ी का कलर ब्राउन, और लिप्स एकदम मोटे मोटे गोल गोल, ये ग्रीक्स की लुक होती है। इसलिए कश्मीर के लोग कश्मीरियत से जाने जाते हैं, मुसलमान से नहीं, क्योंकि वो किसी जमाने में हिंदू रहे, फिर वो बुद्ध हुए, फिर वो ग्रीक भी हुए, और आज उनके अंदर ब्लड इंडो ग्रीक्स का है। इसलिए आप उनकी लुक पहचान लें। कोई कश्मीरी यहाँ कंबल बेचने आएगा, आप उसे भी बैठा लेना, उसके कुंडल खाते हुए बाल, वेवी रिपल इफेक्ट से बाल, उनका सुनहरा कलर बालों का, उनकी दाढ़ी का रंग और उनकी गर्दन का स्टाइल, और उन्हें आप ग्रीक्स की इमेजेस से मिला लेना, आपको डिट्टो लगेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है जी। इसी करके वो उनकी शक्ल ऐसी होती है, गाल भी यहाँ से रेड रहेंगे जैसे ग्रीक्स के रहते हैं। तो एक इस तरह का सिस्टम यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया, यूनिक। ये इंडो ग्रीक रूलर यहाँ पर रूल कर रहे हैं, और इनमें से होता क्या है, एक पर्सन है, एक रूलर है यूथिडस, उसका बेटा है जर्नैल है, और उसका नाम है देमेत्रियस। क्योंकि इस ये ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया मैं, बस आपको क्लैरिटी रहे इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो इसको दिमेत्रियस वन कहा गया। ये दिमेत्रियस वन है जो सफल हो पाया इंडो ग्रीक किंगडम भारत में स्थापित करने के लिए, और यही फर्स्ट ग्रीक बैक्ट्रियन पर्सन था जो एंटर कर पाया इंडिया में, और इसने स्थापित की है इंडो ग्रीक किंगडम। किसने, दिमेत्रियस। और इसलिए जो थोड़े दिन पहले एक कॉइन पे इमेज बनाई थी रणबीर ने, वो दिमेत्रियस था, और उसने भारत पे जीता है, और भारत जाना जाता था सफेद हाथी और हाथियों के तौर पर, इसलिए उसने सर पर हैट ली है हाथी की। अब आप वो कॉइन देख लेना, और वो हाथी की टोपी पहनना इंडो ग्रीक रूलर की निशानी थी, ये बताने की कि भारत विजय कर लिया है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी गिफ्ट में क्या दिए थे, हाथी। तो भारत किन से जाना जाता था, बल्कि हैवी फोर्सेस, हाथी। ग्रीक्स इसलिए भारत एंटर होने से हटे थे ना उस टाइम, सिकंदर के टाइम पे, कि उनके पास हाथी है, वो दबा देंगे, हमें मार देंगे। ये भारत हाथियों से जाना जाता है, क्योंकि हमारा वेदर और क्लाइमेट किस चीज के लिए है, वेट ह्यूमिड, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े मैमल, हाथी, और ये वहां मिलते नहीं थे, तो इसलिए उसने आकर के, वो फोटो आप देख लेना, ये फोटो आपके सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने हाथी का मुकुट पहना है, ठीक है जी। तो ये है दिमेत्रियस, ओके, दिमेत्रियस वन। और ये कौन से कॉइन है, इंडो ग्रीक्स। तो इसने आकर के यहाँ पर स्टेब्लिश किया खुद को, लेकिन ये इंडो ग्रीक्स रूलर में कभी स्टेबिलिटी नहीं आई, ये ऑलवेज सफर करते रहे अपने भीतर ही सिविल वॉर में, इनकी नई नई ब्रांचेस आती रही, और वो इस एरिया पे कब्जा करने को लड़ती रही। फाइनली एक रूलर आया, मिनेंडर। ये मिनेंडर का नाम याद रखना, ये मिनेंडर ईस्ट तक चला गया, इसने पाटलिपुत्र भी ले लिया, लेकिन जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। फिर इनके अंदर के क्लेश, सिविल वॉर यहाँ पे होने लगे, इसको पीछे जाना पड़ा, ये फिर चला गया, और पाटलिपुत्र इसके कंट्रोल में नहीं रहा। तो इंडो ग्रीक रूलर्स के नाम ऐसे ही आएंगे, यूथिडस, डिमेट्रियस, मिनेंडर, फिर एजेज वन, बस ये इंडो ग्रीक्स थे। क्लियर, आपको इतना सा याद रखना, एजेज, इंडो ग्रीक्स। क्लियर है जी। यूनिक कल्चर, यूनिक मिक्स, नॉट एक्चुअल ग्रीक्स। कहां से निकले, ग्रीको बैक्ट्रियंस, हिंदो कुश का लो एरिया, बट ड्यू टू द यूनिक मिक्सिंग ऑफ इंडियंस एंड ग्रीक्स, सब्जेक्ट वर इंडो ग्रीक्स। तो ये रूलर्स भी क्या हुए, इंडो ग्रीक्स। किसके वंशज, यूथिडस,
कौन है पहला पर्सन? डिमिट्रियस। डिमिट्रियस के बाद मेनेंडर। ये बंदे कहां तक चले गए? ईस्ट तक, बट अक्सर में सीमित रहे कहां पर? यहीं पर, इंडो ग्रीक। समझ आ गई जी कहानी? बस इस चीज को हमेशा समझना है। तो ये इंडो ग्रीक के कंट्रोल में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के कुछ हिस्से, बाकी किसके कंट्रोल में? शुंग। ये यहाँ पर शुंगों के कंट्रोल में। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं, मैप को थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि आपको इमेजेस क्लीन रहे। ये पोस्ट मौर्य पीरियड है, तो ये अक्सर टेंशन देता है, इसमें बहुत कुछ आएगा और ये ऐसे ही चलेगा। तो आपको एक बात बता देता हूँ, आंख बंद करके याद रखना, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक रूलर्स ने चलाए। अगर आंसर आए तो आंसर कर देना। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किन्होंने चलाए हैं? इंडो ग्रीक रूलर्स। डन है जी। और भारत में सबसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन रूलर जिसने सिक्के चलाए हैं वो कौन है? कनिष्क। ठीक है, आके समझ आई? चलें फिर आगे। अब देखिए सिस्टम कैसे चलता है। अभी ये सिस्टम इनका चल ही रहा है। यहां पर शुंग है, इसी समय नीचे, थोड़ी नीचे, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में एक डायनेस्टी उभरेगी। ये भी आज से 2100 साल पहले, यानी कि ये चलेंगे कहां से कहां तक? ये 100 बीसी से लेकर के 300 एडी तक चलेंगे, 400 साल तक। और ये है सातवाहनास। ये सातवाहनास है। ये कौन है सातवाहनास? सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और समवेयर साउदर्न इंडिया में सातवाहनास आ गए। ऊपर शुंगास आ गए। नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया शुंगास आ गए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर इंडो ग्रीक चल रहे हैं। और एक्सट्रीम साउथ वही चीफटेंस, चेरा, चोला, पांड्या। ये पीरियड समझे, कॉम्प्लेक्स पीरियड चल रहा है। इसी टाइम पे कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ये एक्सट्रीम नॉर्थ सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में ट्राइब्स के बीच में फाइट चल रही है और वो रुक नहीं रहे आपस में। फाइट बहुत इंटेंस हो चुकी है और वहां उन फाइट्स की वजह से वहां से अब सेंट्रल एशिया से निकलेंगे कुछ रूलर्स। और वो रूलर्स कौन है? शकास। इनको हम क्या कहते हैं? शकास। ये शकास नीचे आएंगे किधर? इधर, शकास। और ये शकास आके किनको रिप्लेस करेंगे? इंडो ग्रीक्स। इन्होंने उड़ा दिया इंडो ग्रीक्स को, तो शका ने आकर के इंडो ग्रीक्स को उड़ा दिया जी। ठीक है जी। शकास यहां पर भारत में रूल कर रहे हैं। शकास ने नॉर्थ वेस्ट ले लिया, नॉर्थ के कुछ हिस्से ले लिए, और ये शकास वहां से उतरते उतरते गुजरात में भी आ गए। और इनको कहा गया है वेस्टर्न क्षत्रपास। इतिहास में इनको क्या कहा गया है? वेस्टर्न क्षत्रपास। एक्चुअल में क्षत्रिय वर्ड इनसे आता है, पता? क्षत्रपास, वेस्टर्न क्षत्रपास। ओके, ये चल रहे हैं अभी शका रूलर, और ये रूल कर रहे हैं भारत में। इनका भी एम्पायर एक्सपेंड हो रहा है बीसी से एडी तक। इतने में इनको ऊपर से ही एक वेव सेंट्रल एशिया से और आएगी, जो इनको नॉर्थ के मेजोरिटी हिस्सों से, लेकिन सारे नहीं, ये नॉर्थ के कुछ कुछ पॉकेट्स में रह जाएंगे। इनकी असली कबर खोदेगा आकर के विक्रमादित्य, वो बाद में चंद्रगुप्त। लेकिन नॉर्थ के काफी हिस्सों से, नॉर्थ वेस्ट के काफी हिस्सों से इन्हें खत्म कर देंगे आके कौन से रूलर? कुशाणास। अब कौन आएंगे नीचे? कुशाणास। कुशाणास ने किनको आकर के उड़ा दिया? शकास को। क्लियर है जी बात? डन है जी। और कुशाणा रूलर यहां पर रूल कर रहे हैं, और आपको पता ही है कनिष्क के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। इतनी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? इसी तरह से ये सिस्टम चलेगा। अब मैं और एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, ठीक है? सब सेंट्रल एशिया से ही हो रहा है। मौर्य जैसे ही गया, नॉर्थ वेस्ट लूज पड़ गया, वो ग्रीको बैक्ट्रियन से ब्रांच आई, डिमित्रियस ने एंट्री मार दी इंडिया में, इंडो ग्रीक बसा दिए। इंडो ग्रीक्स की बाद में बैंड बजा दी शकों ने, सेंट्रल एशियन ट्राइब। शकों को उड़ा दिया कुशाणों ने। लेकिन अभी शक कहीं कहीं पे हैं, और गुजरात तक भी आए हुए हैं, तो वेस्टर्न क्षत्रपास के तौर पे वहां भी हैं। सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में चल रहे शुंग। साउदर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में चल रहे सातवाहना। एक्सट्रीम साउथ में चल रहे चेर, चोल, पांड्या। क्लियर है जी? वह ओकी है चीज, बता दो या मतलब हो ही रहा भारत से, पोस्ट मौर्य ही चलेगा ऐसा ही। साउथ की बात करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझिए कुछ चीजों को। शुंग डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में वीक पड़ने लगी है, और शुंगों को रिप्लेस करेंगे कण्व, कण्वा। और कण्वा फैमिली के अलग अलग ब्रांचेस चलते ही रहेंगे जब तक इनका
यहां से पूर्ण रूप से सफाया ना कर देंगे, कौन? गुप्तास। भारत में फिर से एक छत्र राज होगा गुप्तों का। मौर्यों के बाद एक छत्र राज किनका आया? गुप्तों का। लेकिन गुप्तों के आने तक ये छुटपुट हर जगह पे रहेंगे, इन सबको अभी उड़ाएंगे गुप्ता। शुंगों के बाद कौन आए? कण्वा। कण्वा को उड़ाया किसने? गुप्तों ने। और गुप्तों की स्थापना कब हो रही है? आज से 1700 साल पहले, 300 एडी के दौरान, सीई, कॉमन एरा। ठीक है, ये फ्लो पता लग गया। शुंग से कण्व, कण्व से गुप्त, यहाँ पे आगे गुप्त, आगे भी उन्हें स्थापित करते हैं। रुको, अब नीचे सातवाहना थे। मैंने बोला आपको 100 से लेके 300 तक सातवाहना रहेंगे ना। अब धीरे 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 सातवाहनों को भी जाना पड़ेगा, और सातवाहनों को यहां से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इन्हें रिप्लेस कौन करेंगे? इन्हें वेस्ट के इलाके में, यहां से कृष्णा नदी निकलती है, यहां से तुंगभद्रा जाती है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये जो दोआब का इलाका है, इसे रायचूर का दोआब कहते हैं। रायचूर दोआब, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इस रायचूर के दोआब में यहां पर कौन आएंगे? चालुक्य। चालुक्य रूलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कैपिटल है यहां पर कृष्णा नदी के किनारे, एहोल। एहोल, आपको क्वेश्चन बार बार आता है, एहोल राजधानी किनकी थी? चालुक्यों की। चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय, टू, बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर था। ठीक है जी। जब चालुक्य यहां पर आए हैं, साइमल्टेनियसली इनके राइवल, स्ट्रॉन्ग राइवल, जिनके बीच में कभी नहीं बनी, यहां साउथ में आ जाएंगे, बिल्कुल पुडुचेरी की विसिनिटी में, उससे ऊपर, यहां पर उनकी कैपिटल है कांचीपुरम। कांचीपुरम, और ये बंदे हैं पल्लवा, पल्लवास। ठीक है जी। पल्लव आ गए और चालुक्य आ गए, तो सातवाहना गए, इधर पल्लव और चालुक्य, ऊपर गुप्ता आ रहे हैं ना। अब ध्यान से समझिए, चालुक्य और पल्लव जैसे ही अपने आप को एक्सपेंड करने लगेंगे, अभी स्थिर होने ही लगेंगे, चीजें चल ही रही हैं, सारी चीजें होंगी ही, लेकिन ऐसे में आप एक चीज देखेंगे कि चालुक्यों को रिप्लेस कर जाएंगे इधर से एक डायनेस्टी आके, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटास, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, राष्ट्रकूटा रूलर। सिखों के गुरुओं का पहनावा अगर आपको देखना है, डिट्टो कॉपी, आप राष्ट्रकूटा रूलर की फोटो निकाल के देख लेना, राष्ट्रकूटास। ठीक है। इसके अलावा पल्लवों को यहां से अब खत्म कर जाएंगे, फुली प्रचंड रूप लेंगे चोलास। वो चोला जो कभी दब गए थे, फिर रीसरफेस होंगे। यानी कि चालुक्यों को रिप्लेस करके राष्ट्रकूटा, पल्लवों को रिप्लेस करके चोला, और इसके बाद एक स्टेबल मेडिवल इंडिया का दौर आएगा, वो हम मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। ये सिस्टम समझ आया? इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से एक समझिए बात, ये जो कुषाण रूलर के समय में कुछ कुछ सकास बचे थे, इन सारे सका को नॉर्थ के उन मेन पॉकेटों से उड़ा देंगे कौन? गुप्ता। गुप्तों ने रिप्लेस कर दिया सारा, और सारे कुषाण भी खत्म। सारा का सारा ये नॉर्थ वेस्ट और ये इलाका किनके अधीन चला गया? गुप्ता रूलर के अधीन। अब 300 सीई, कॉमन एरा में, एक छत्र राज किनका? गुप्ता। उत्तर में गुप्ता, नीचे चालुक्य, इधर पल्लवा, और थोड़ा आगे बढ़ेगा टाइम, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? ये मैंने आपको बताया कि आज से 1600 साल, 1700 साल पहले कौन है? गुप्ता। लेकिन आज से 1400 साल पहले गुप्तों के बाद कौन यहां पर आएगा? वर्धन। वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन। उत्तर में कौन आएगा? हर्षवर्धन। और नीचे अभी चालुक्य चल रहे हैं, तो हर्षवर्धन जो मेन रूलर है, इसकी मेन फाइट हमेशा रहेगी एक पर्सन से, वह है चालुक्य रूलर पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू। और पुलकेशिन टू इसे कभी विंध्या से नीचे आने नहीं देगा हर्षवर्धन को, ये जिक्र बहुत बार आता है। और जो रवि कीर्ति, पुलकेशिन टू का कोर्ट पोएट है, वो यही कहता है कि इस युद्ध के बाद हर्ष को कभी खुद पे हर्ष नहीं रहेगा। इस तरह की बातें वो लिखता पाया गया है। मतलब युद्ध बहुत जबरदस्त हुआ है, इसके बाद का इतिहास बिल्कुल सरल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और फिर आपको सब समझ आएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ आई? ये जो एकदम आके घुसे सारे क्लियर हुए, कहां से कौन आया, किधर को कौन गया, बस इसको आप ऐसे याद रखो, फिर टेंशन की कोई बात नहीं। अब मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ, अब हम चैप्टर कवर करते हैं। मिटा दूं सारा कुछ? राष्ट्रकूटास चालुक्य ਨੂੰ रिप्लेस करके आने हैं। एक टाइम होना, हुण ध्यान, अब सुनो ध्यान से, एक टाइम डेवलप होगा। वो क्या? अभी तक कौन इंपॉर्टेंट थी? पाटलिपुत्र, मगध। अब सिस्टम बदलेगा। अब यमुना और गंगा के बीच में एक जगह है कन्नौज, गंगा के नदी पे। अब नया शहर, नए दौर, नया जमाना है। और ये जो हर्षवर्धन है, ये थानेश्वर से है। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा से।
और थानेश्वर से मूव करके आएगा, इसके ब्रदर इन लॉ की डेथ होगी तो कहाँ पर आएगा, ये कन्नौज। अब कन्नौज का दोआब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना फर्टाइल और इतना रिच एरिया है कि वो सबको चाहिए। वो किनको चाहिए, इसी सेंट्रल इंडिया में जब गुप्त खत्म होंगे तो नई नई डायनेस्टीज ऑब्जर्व होंगी, राजपूत रूलरों की। गुप्त खत्म, वर्धन खत्म, तो नई नई डायनेस्टी किनकी आएगी, राजपूतों की। तो राजपूता रूलर्स बनेंगे नॉर्थ इंडिया में। राजपूतों में परमार, उसके बाद राजपूतों में ये जो चौहान, परमार, डिफरेंट डिफरेंट आपको देखेंगे। इन्हीं में से एक डायनेस्टी है गुज्जर प्रतिहारा। ये गुज्जर प्रतिहार यहाँ पे जन्म लेंगे। इसके बाद ईस्ट में बंगाल के पाला रूलर्स, इसी तरह से साउथ में राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास, पालास और गुज्जर प्रतिहारा ये हमेशा कन्नौज के लिए लड़ेंगे। इसे त्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा गया है। इसको ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा गया है इतिहास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है और ये हम पढ़ेंगे किस में, मिडिवल इंडिया में। तो ये राष्ट्रकूटा, इसमें दंती दुर्ग और एक दो रूलर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले समय पता लग जाएगा। ये जब भी पाल और प्रतिहार लड़ते थे, नीचे से जाके बैटल ये फिनिश करते थे, उन दोनों को लड़ने देते थे। जैसे ही वो एग्जॉस्ट होने वाले होते थे, ये नीचे से जाते थे, 2 दिन में बैटल खत्म करके जीत के खुद वापस आ जाते थे। इनकी ये टेक्निक रहती थी। तो इस तरह से काम चलेगा। ओके जी, चलें फिर आगे बढ़े। इसको रोक देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। गुज्जर प्रतिहार खत्म होंगे तो बहुत सारी और चीजें आपको मिलेंगी। बहुत मस्त था, आगे आगे बढ़ो, फिर क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। गर्मी लगेगी बता देना फिर। एम्पायर्स एंड किंगडम्स, ये न्यू एम्पायर और किंगडम्स में अब हम नए नए तरीकों से कुछ चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नई नई चीजें समझ आएंगी। और शुरुआत करते हैं एक वर्ड, प्रशस्ति। प्रशस्ति, देखिए आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक्चुअली में जितने भी मैंने सक्सेसिव रूलर्स, डायनेस्टीज और किंगडम्स बताई, इनके बाद एक स्टेबल पीरियड इंडिया में आएगा और वो आ रहा है आज से 1700 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। और ये है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त है, इसका एक पुत्र हुआ करता था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, तो इसको चंद्रगुप्ता टू कहेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त के पिता का नाम भी चंद्रगुप्त था। तो इसलिए समुद्रगुप्त के बेटे को चंद्रगुप्त टू कहेंगे, जो बाद में जाकर के एक टाइटल अडॉप्ट करेगा और वो टाइटल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था। ये गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। ये 385 बीसी से लगभग 415 बीसी तक रूल करके गया है। इसके टाइम पे गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी को। और इसी के दरबार में कालिदास था और इसी के दरबार में आर्यभट्ट भी था। और इसी के टाइम में इंडिया की हर तरह की हाई लेवल डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसी ने इस समय कुतुब मीनार के बगल में मेहरौली में एक आयरन का पिलर गड़ा हुआ है, वो आयरन पिलर गड़वाया था। और जिसको देखने आप दूर दूर से साइंटिस्ट आते हैं कि 1700 साल बीत गए और इस आयरन के पिलर को जंग क्यों नहीं लगा, 1 सेंटीमीटर जंग नहीं टच हुआ उसे। यानी कि किस तरह की टेक्निक से उसे रगड़ा होगा कि उसके अंदर से कंटेंट ऐसे बाहर आ गए। कुछ लोग कहते हैं जैसे मेटेरॉइड से बना हुआ है, मतलब जो अदर वर्ल्ड से आयरन आता है उस आयरन से बना हुआ है शायद वो, इस वजह से उसे जंग नहीं लगा आज दिन तक। तो ये मेहरौली पिलर क्यों बना, ये सारी चीजें क्यों हैं, आपको बताएंगे। मैंने जितनी बातें अभी बोली ये सारे क्वेश्चन थे। स्टॉप, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे। लिखा है क्या क्या, तो 385 एडी से, एडी कहते हैं, सीई ने बड़ा परेशान किया है, सीई से 415 सीई तक कॉमन एरा। ओके जी, क्लियर है जी। चले अब स्टार्ट करें कहानियां, माहौल बन गया। प्रशस्ति क्या होती है, देखिए अब जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके बारे में आपको जानकारियां दो तरह से मिलेंगी, एक तो कॉइन्स और दूसरा इंस्क्रिप्शंस। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो इस समय की इंस्क्रिप्शंस है ये बहुत ही अलग हैं पहले की इंस्क्रिप्शन से। पहले की इंस्क्रिप्शंस जैसे अशोक की तरफ से लिखाई जाती थी और उसमें किंग ऑर्डर पास कर रहा है या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों अलग हैं। लेकिन संस्कृत के एक शब्द को अगर हम देखें तो प्रशंसा, और प्रशंसा से एक शब्द आता है प्रशस्ति। तो जिस इंस्क्रिप्शन में प्रेज की गई है, प्रशंसा, उसे प्रशस्तियां कहा जाता है। और इसलिए अब हम प्रशस्ति की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलें। तो देखिए एक पर्सन है जिनका नाम है हरिसेन, इसको कभी नहीं भूलना, हरिसेन। ये हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि हैं।
समुद्रगुप्त के राजकवि हैं, कोर्ट पोएट कहा जाता है। और इन्होंने उस समय, जहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये गंगा और यहां से आ रही है यमुना, जहां गंगा यमुना का संगम होता है, इसको पहले प्रयाग कहते थे और आज भी प्रयाग कहते हैं, लेकिन अब उसका नाम इलाहाबाद पड़ा हुआ है। तो इलाहाबाद, आपको क्वेश्चन इस वे में आएगा कि किस रूलर के बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है? समुद्रगुप्त। किस रूलर के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है? समुद्रगुप्त। किस रूलर के बारे में हरिसेन की प्रशस्ति से पता चलता है? समुद्रगुप्त। क्योंकि हरिसेन राजकवि है किसका? समुद्रगुप्त। आपको एक क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा आएगा, एक तरफ सारे राजकवि, एक तरफ रूलर, ये भी हमेशा याद रखना। वो सारे इंपॉर्टेंट राजकवि और रूलर मैं बता दूंगा यहीं पे। तो हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में उसने जम के तारीफ की है। कहां पे? एक बड़ी लंबी सी प्रशस्ति है, एक बड़ी लंबी सी इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर। इंस्क्रिप्शन किसने गाड़ी है? ये अशोका का इलाहाबाद पिलर है, ये अशोक ने ही गाड़ा था। उसी में एक जगह जो बची हुई है उसके ऊपर इसने अपनी प्रशस्ति लिख दी है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जाएगा इलाहाबाद के अशोकन पिलर पे किस रूलर की प्रेज है? समुद्रगुप्त। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि उधर अशोक का पिलर, इधर रूलर भी फिर अशोक ही होगा। आंसर इज समुद्रगुप्त, क्योंकि अशोक तारीफें नहीं करवाता था अपनी, तारीफों का दौर शुरू हुआ कहां से? गुप्ता पीरियड में। पोएट अब तारीफें शुरू करेंगे। क्लियर है जी बात? तो कुल मिलाकर के इसके इतने सारे नाम है इस प्रशस्ति के, क्योंकि जब आज आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कल को जब दूसरी बुक से एमसीक्यूज करेंगे उसमें इसे अलग अलग नामों से डिनोट किया, बच्चा कंफ्यूज होता है। ये क्लियर है जी? तो इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ से काफी कुछ चीजें पता चल रही हैं, और उसमें से एक चीज ये पता लग रही है कि वो समुद्रगुप्त का प्रेज कर रहा है बहुत। प्रेज क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि वो जिसकी बॉडी इतनी सुंदर है, जिसपे बेअंत जगहों पर कट हैं भालों के, नेजों के, तीर के, बर्छों के, जेवलिन के, राउंडेड बुलेट्स के, हर चीज के। इससे ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त एक बहुत तगड़ा योद्धा था, बड़ी जबरदस्त युद्ध लड़ता था। वो जो हर चीज में निपुण है। किस चीज में निपुण बता रहा है? वो वॉरियर है, वो किंग है जो बैटल्स लड़ता है, और वो एक बहुत ही दिग्गज पोएट है। समुद्रगुप्त पोएट था, ये भी आपको याद रखना है। इसे म्यूजिशियन किंग भी कहा जाता है। वो जो बहुत ही उत्कृष्ट वीणा बजाता है। तो समुद्रगुप्त का एक कॉइन मिला है, उस कॉइन में समुद्रगुप्त वीणा बजाते पाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, कौन सा राजा मुद्रा पे वीणा बजाते पाया गया है? तो समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। ऐसा कई लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने ही वीणा का आविष्कार भी किया है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ सरस्वती को ही मुद्राओं पे वीणा बजाते पाया गया है, और किसी रूलर को नहीं। ये बात आप याद रखना, ठीक है? और ऐसा कहते हैं गुप्त रूलरों का मिलना जुलना था इनसे, देवी देवताओं से, जैसे महादेव से, पार्वती से। चंद्रगुप्त के बारे में कहते हैं कि उसकी सीधी बात थी, इसलिए कालिदास जो है वो पार्वती और महादेव के बारे में बहुत डीप लिखता है। और एक समय में तो पार्वती की उसने इतनी डीप प्रेज कर दी है, जिसकी वजह से पार्वती ने उसे श्राप भी दिया है, क्योंकि इस तरह की चीजों का वर्णन है जो महादेव के अलावा कोई नहीं जान सकता था। ऐसी बातें, इनके सारे माइथोलॉजिकल बहुत चीजें जुड़ी हैं, गुप्त डायनेस्टी से बहुत कुछ कनेक्टेड है। ये बहुत यूनिक है अपने आप में, ठीक है? तो ये प्रेज कर रहा है, और प्रेज में बता रहा है कि इस तरह का योद्धा था पहला, इस तरह का म्यूजिशियन था, तो बहुत तगड़ा पोएट भी था समुद्रगुप्त। दूसरा, म्यूजिशियन भी था, वीणा भी बजाता है। ये सारे जिक्र उसके बारे में हमें यहीं से मिलते हैं। फिर उसके राज्य के विस्तार के बारे में बताता है, और बताता है कि वो कैसे डील करता है अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस में क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की डीलिंग कैसे पता लगती है पड़ोसी राजाओं से, तो वो हमें हरिसेन के डिस्क्रिप्शन से पता लगती है, और इसकी डीलिंग यूनिक थी। वो डीलिंग क्या थी? अब आप अपनी बुक में देखिए, और आपको अपनी बुक में एक मैप नजर आएगा, उसमें आपको 3-4 एरियाज नजर आएंगे, एक आर्यवर्त, एक दक्षिणापथ, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। तो आप बुक खोलिए, बुक में वो मैप खोलिए, देखिए पेज नंबर 113 पे आप देखिए, ये जो इलाका है पाटलिपुत्र है, नालंदा है, कन्नौज और प्रयाग का इलाका, यानी कि ये ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये सारा ग्रीन कलर का एरिया, इसे हम कहते हैं आर्यवर्त। इस समय में से आर्यवर्त कहा गया है। स्टॉप करना, स्टार्ट। तो हाँ, तो इसके बाद ये अगर हम इस मैप को देखें तो हरिसेन की इस प्रशस्ति से पता चलता है कि किस तरह से अपने नेबरिंग रूलर्स के साथ रिलेशंस डेवलप किए समुद्रगुप्त ने। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बदलती हुई पॉलिटिक्स बताएंगे आपको कि कैसे पॉलिटिक्स में अब चेंजेस आएंगे। ये मौर्यन रूलर्स वाला सिस्टम नहीं रहेगा जिसमें डायरेक्ट सेंट्रली रूल करने की टेंडेंसी है। समुद्रगुप्त हर तरह का नीति अपनाएगा, साम दाम दंड भेद, डायरेक्ट भी रूल करेगा, किसी के साथ अलायंस भी करेगा, किसी के साथ पैक्ट भी करेगा, सब कुछ होगा, और वो हम समझेंगे कैसे। तो अब ये नए तरीके राजनीति है,
ये राजनीति इसे विरासत में मिली थी इसके पिता चंद्रगुप्त से, और इसके पिता चंद्रगुप्त के रिलेटेड पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन भी था, पंजाब पीसीएस में। तो ये क्या करेगा, ये जो आर्यवर्त का इलाका है, पहली टेक्निक, वो रूलर्स जिनको ये हराता है उन्हें अपरूट कर देता है और उनका एम्पायर डायरेक्टली अज्यूम कर लेता है। ये आर्यवर्त के रूलर हैं जिनको इसने हरा के डिफीट करके कंट्रोल कर लिया, डायरेक्ट रूल करता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दक्षिणापथ, इस दक्षिणापथ में ये जो रेड सर्कल्स आपको दिखाए गए हैं ना, ये सारे रेड सर्कल ईस्टर्न कोस्ट पे, ये दक्षिणापथ के लगभग 12 रूलर थे। आर्यवर्त के 9 रूलर थे, 9 के 9 रूलरों को इसने हराया और आर्यवर्त जीत लिया। दक्षिणापथ के 12 रूलर थे और इन 12 में से मेजॉरिटी ऑफ द रूलर्स को इसने हरा दिया। लेकिन हारने के बाद उन्होंने देखा कि पॉसिबल नहीं है इससे फाइट करना, उन सभी ने सरेंडर कर लिया इसके सामने। इसने उनको दोबारा से अपनी टेरिटरी में रूल करने दिया। लेकिन अब ये एक तरह से किसकी सब्जुगेशन के अधीन आ गया, समुद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त ने कभी डायरेक्टली रूल अज्यूम नहीं किया। उसका रीजन क्या था, पॉसिबल नहीं था। समुद्रगुप्त अगर डायरेक्टली दक्षिण तक जाता और डायरेक्ट रूल करता, उससे ये एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं हो पानी थी, वो बिखर जाता। क्योंकि दक्षिण के रूलर्स बहुत अनस्टेबल हैं, ये कभी किसी के अधीन नहीं रह सकते लंबे समय तक। ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य था जो ये कर गया, और अशोक था। अदरवाइज किसी में इतना दम नहीं है कि वो इन रीजन्स को उस लेवल तक जीत सके। उसके बाद अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी को और फिर या औरंगजेब को। औरंगजेब के जाते ही आपने देखा मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, दक्षिण ने हिला दिया पूरी तरह, और औरंगजेब भी बर्बाद हो गया दक्षिण को खत्म करने के चक्कर में। तो समुद्रगुप्त ने स्ट्रेटेजिकल गेम खेली कि मुझे सब्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, टैक्सेस, रेवेन्यू सब कलेक्ट होगा, चुप करके आप इनको सब्जुगेशन में रखिए। तो आप क्या करते हैं, इनको आपने सब्जुगेट कर लिया और ये अब एक तरह से समुद्रगुप्त के कंट्रोल में, लेकिन पैरामाउंट सी है। जैसे ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन रखा, प्रिंसली स्टेट्स को तो इंस्टॉल ही करके रखा, लेकिन पैरामाउंट सी ब्रिटिशर्स की थी ना। इसी तरह से अब समुद्रगुप्त भी पैरामाउंट सी अप्रोच यूज कर रहा है, और पैरामाउंट पावर शब्द समुद्रगुप्त है, बट इमीडिएट पावर ये लोग हैं। क्लियर है जी। थर्ड टाइप ऑफ स्टेट जिनको हम कहते हैं इनर सर्कल स्टेट्स, या पर्पल कलर के स्टेट्स। ये इनर सर्कल स्टेट्स के साथ ये क्या करता है, इनर सर्कल स्टेट्स हैं, जैसे इसमें आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, आसाम आ जाता है, इसमें पंजाब का इलाका आ जाता है, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न संघ, गण और संघ आ जाते हैं। ये सारे स्टेट्स के साथ, ये सारे के सारे स्टेट्स एक तरह के से इसको सबमिट किए हुए हैं, इन्होंने सबमिशन दिया हुआ है। किस तरह से, इसके साथ इसका अलायंस रहता है, ये बराबर इसके कोर्ट में हाजिरियां लगाते हैं, इसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और इसके लिए ट्रिब्यूट लेकर के आते हैं। मतलब इनको सीधा सीधा समुद्रगुप्त कंट्रोल नहीं कर रहा, इनको समुद्रगुप्त इनडायरेक्टली भी कंट्रोल नहीं कर रहा, बट इनका समुद्रगुप्त के साथ एक अलायंस हो रखा है, जिसके तहत ये समुद्रगुप्त के ऑर्डर भी फॉलो करेंगे जब जब वो जो ऑर्डर देगा अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करता, उसका लेना देना कोई नहीं। दूसरा, इनको समय समय पर समुद्रगुप्त को ये एड्रेस करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा दैट यू आर द सुप्रीम वन। तो ये आते हैं राज दरबार में हाजिरियां लगाने, और जब ये आते हैं नजराना लेके आते हैं, ट्रिब्यूट लेकर के आते हैं, और ट्रिब्यूट लो रूलर ही हाई रूलर के लिए लेके आता है। इसके बाद है यार तेरा बाद है ये बाहर वाला ब्लू सर्कल, ये ब्लू एस्पेक्ट। ये जो ब्लू एस्पेक्ट है, इसको अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से परे जो अदर कंट्रीज हैं, और साउथ में जो श्रीलंका है, इस तरह की इंटरनेशनल कंट्रीज, इन्होंने भी इसको सबमिट किया हुआ था, और ये भी इसके साथ संबंध रखते थे, कभी भी दुश्मनी ना रहे, इसलिए ये इसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाते थे, ताकि एक रिश्तेदारी का संबंध बना रहे। तो बहुत दूर के देश, यानी कि जो अपनी विसिनिटी से काफी दूर है, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, तो बॉर्डर्स फुली सिक्योर। वो आउटर सर्कल के देश हैं। इनर सर्कल में अपने जो राज्य आ जाते हैं, उनके साथ एक सिस्टम ऐसा कि ट्रिब्यूट लिया जाए, राज दरबार में हाजिरियां लगवाई जाए और ऑर्डर वो फॉलो करें। इसके बाद दक्षिणापथ पैरामाउंटसी का कंसेप्ट है, और आर्यवर्त सीधा रूल में है। ये सारी अप्रोच यूज करके समुद्रगुप्त ने बहुत ही बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन किया। युद्ध बहुत भयंकर करता था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हर तरफ ये इसने युद्ध लड़े, इसने बहुत सारी बैटल फाइट की है। आपने देखा कितना टर्बुलेंस था भी, कैसे कैसे रूलर्स आ रहे थे। ऐसे में इतना एम्पायर इतना स्टैब्लिश कर पाना ये पॉसिबल नहीं था। इस कितनों को मारा होगा, और वो सारे ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, इसलिए उसकी बॉडी पे इतने स्कार्स दिखाए गए, इसलिए उसे नेपोलियन बताया गया। बुद्धिजीवी बहुत जबरदस्त था, माइंड बहुत तगड़ा था उसका। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो समुद्रगुप्त है, ये एक टाइटल लिया पाया जाता है, और वो टाइटल है महाराज अधिराज। समुद्रगुप्त के बारे में ये बात बहुत यूनिक है
कि उसने महाराजाधिराज का टाइटल लिया, क्योंकि इसके पहले ये टाइटल इसके फादर चंद्रगुप्त ने लिया था। अब चंद्रगुप्त ने ये टाइटल क्यों लिया था उसको समझिए। ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस सिस्टम है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त के पिता ने। इसने ये जो लिच्छवी गणराज्य है जो किसी के अधीन नहीं जाता, इसने लिच्छवी गणराज्य की पुत्री कुमार देवी के साथ विवाह किया, और ये मैट्रिमोनियल अलायंस इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद इसने टाइटल अपनाया है महाराजों का अधिराज, महाराज अधिराज। इसके पहले समुद्रगुप्त के दादा और परदादा सिंपल महाराजा लगाते थे। तो इस टाइम पर आपको रूलर दिखेंगे 3-4 कैटेगरी के। पहले वो रूलर है जो राजा है, दूसरे वो रूलर जो महाराजा है, तीसरे वो रूलर है जो महाराजा अधिराजा है। तो अब चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त महाराज अधिराज की कैटेगरी में। इसके बाद चंद्रगुप्त 2 तो एक लेवल हायर ही चला जाएगा, वो तो विक्रमादित्य है, यानी कि विक्रम मने द वेलोर, द स्ट्रेंथ, द पराक्रम, एंड आदित्य मने द सन। तो वो धधकता हुआ सूर्य है, उसकी मुकाबला तो फिर कोई कर ही नहीं सकता ना, सूरज से ऊपर तो कुछ नहीं ना, सन गॉड तो सबसे सुप्रीम है। तो वो टाइटल नए तरह के लेगा जो पहले वाले किसी गुप्ता रूलर ने नहीं लिए, वो यूनिक है, वो विक्रमादित्य सिस्टम अपनाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता लगा? तो इसलिए लिच्छवियों के साथ गुप्तों का मैट्रिमोनियल अलायंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही गुप्त एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दे पाए हैं, और इसके बाद ही गुप्तों ने महाराजाधिराज लगाना शुरू किया। इससे ये पता लगता है कि एक तो गुप्त ग्रेजुअली आगे बढ़े, राजा से महाराजा, महाराजा से महाराधिराजा, महाराज अधिराज से विक्रमादित्य। इट इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ, ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट। और दूसरा पता लगता है ये महाराज अधिराज थे, मतलब बहुत सारी अदर किंगडम्स के ऊपर इनका कंट्रोल था, मतलब साइमल्टेनियसली राजा और दूसरे महाराजा भी एग्जिस्ट कर रहे थे। वो आपको पता लगा दक्षिणापथ, आपने देखा इनर सर्कल, आपने देखा आउटर सर्कल, तो ये तभी अपनाया जाता है ना महाराजाधिराज। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में ऐसा था, वो सम्राट था, समस्त राष्ट्र किसका? सम्राट का। तो वो कौन था? एम्पायर। तो उसके टाइम पे वो राजा महाराजा अधिराजा कोई नहीं, बस वही है जो है, जिसको आना है डायरेक्ट अंदर आना है। और क्या कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आईएएस आईपीएस अपॉइंट करेंगे, उसके थ्रू देश चलाएंगे।